जबकि सरकार की नीति विकेंद्रीकरण की है, लेकिन सरकार की नीति के खिलाफ जो हमारे नौकरशाही है उसने सरकार को मजबूर कर दिया है कि सारा काम लखनऊ में हो, हर दफ्तर लखनऊ में हो, हर अधिकरण लखनऊ में हो। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जहाँ हाई कोर्ट की सीट हो वहाँ पे कोई भी अधिकरण बने तो उसका मुख्य पीठ वहाँ हो। तो इसकी मुख्य पीठ इलाहाबाद में होना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य पीठ इलाहाबाद में है। और इसी तरह से लखनऊ में उसकी ब्रांच होनी चाहिए। ये उल्टा कर रहे हैं कि लखनऊ में उन्होंने मुख्य पीठ बनाई और इलाहाबाद में ब्रांच कर रहे हैं, इससे इसका विरोध हो रहा है। वर्तमान में अधिवक्ताओं की खेमेबंदी अधिवक्ता हितों से ज़्यादा राजनीतिक मुद्दों को लेकर होने लगी है, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये हमारे राजनीतिक पार्टियों का अधिवक्ताओं का उपयोग करना चाहते हैं राजनीति में, और वो उनको भड़काते हैं और उनको राजनीति में ला के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो जो छात्र उनसे प्रेरित हो जाते हैं वो उनके साथ चले जाते हैं। तो छात्र की समस्याओं पर कम विचार होता है। आपने सही कहा, छात्र राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा लड़ाई लड़ते हैं, ये उचित नहीं है। सर, सरकारी अधिवक्ताओं के चयन को लेकर अक्सर विवाद खड़ा हो जाता, सरकार किसी की भी रही हो, तो इसका अस्थायी समाधान क्या हो सकता है? मैं जब महाधिवक्ता था तो इसका स्थायी समाधान करना चाहता था। एक तो आपका जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, तो क्या कहते हैं उनको, तीन तरह के होते हैं, स्टैंडिंग काउंसिल, गवर्नमेंट एडवोकेट, तीसरे ब्रीफ होल्डर। ये ब्रीफ होल्डर जो होते हैं ये जो इनको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ सिफारसी लोग होते हैं, सारे जजेस के सिफारसों के लड़के, मिनिस्टरों के लड़के, और ये कोई काम नहीं करते हैं और इनको केवल सरकारी पैसे का बर्बाद होता है। सर, अधिवक्ताओं दूसरा इसमें जो सरकारी वकील होते हैं उनकी क्रिमिनल में कर दिया 7 साल की हो, सिविल में कर दिया 10 साल की हो प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक ही नियम होना चाहिए दोनों के लिए। और मैं तो कहूँगा कम से कम 20 साल का प्रैक्टिशनर ही सरकारी वकील बना जाए, चाहे फौजदारी हो चाहे दीवानी में हो। मैं ये सब करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया और मुझे बहुत जल्दी छुट्टी मिल गई। सर, अधिवक्ताओं और राजनीति का गहरा नाता रहा है। आप भी समाजवादी पार्टी से गहरा जुड़ाव रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीब होने के आप रहे हैं, तो कांग्रेस से दूर होकर कैसे मुलायम सिंह यादव जी के पास आना हुआ? शायद आपको हमारे राजनीतिक जीवन के बारे में मालूम नहीं है। मैं सन 42 में एक दिन 9 अगस्त को रात में जेल में रहा। करीब 10,000 स्टूडेंट और जनता थी, सब एक साथ जेल में गए और जेल पे प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा हम जेल जाना चाहते हैं। हम सबको जेल के अंदर कर लिया गया। रात में वहाँ कलेक्टर साहब बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने सबको मिठाई खिलाई, पूड़ियाँ खिलाई, और सुबह बसों में और ट्रकों में भर भर के किसी को 20 किलोमीटर पर, किसी को 15 किलोमीटर, तब मीलें चलती थी, किसी को 15 मिनट में, किसी को 20 मिनट में छोड़वा दिया। तो मैं तो सन 42 में जेल गया। उसके बाद सन 43 से वहाँ पे एक मैलानी साहब थे आरएसएस के, वो मेरे रोज़ आने लगे और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं आरएसएस में आया करूँ। पहले तो मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे कुछ ठंडा ठंडा लग रहा था काम उसका, लेकिन जब मैं वहाँ जाने लगा तो मैंने देखा कि आरएसएस एक बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ पे एक तो देश प्रेम की भावनाएं बढ़ाई जाती हैं और उनको ज्ञान की बातें की जाती हैं और उनको अच्छा हिंदुस्तानी बनाया जाता है। हिंदू ही नहीं, अच्छा हिंदुस्तानी बनाया जाता है। दूसरा, जो हिंदू समाज गुलाम रहा, 1,500 साल के करीब गुलाम रहा मुग़लों का, उसके बाद 300 साल गुलाम रहा अंग्रेज़ों का। तो जो हिंदू थे वो इस तरह से गुलामी में आ गए थे, उनको हिंदू कहने में अपने को संकोच होने लगा था। आरएसएस ने ये संकोच हटाया और उन्होंने कहा कि हिंदू कहना हमारे लिए अपमान की बात है, ये सिखाया। और एक सच्चा हिंदू और सच्चा हिंदुस्तानी
और देशभक्त बनाने का काम किया। सन 43 से 52 तक मैं रहा आरएसएस में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ गया था, वहाँ भी आरएसएस रहा। 52 में मैं आचार्य नरेंद्र देव के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे यंग सोशलिस्ट लीग का मेंबर बनाया और लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनिट का सेक्रेटरी बना दिया। ये यंग सोशलिस्ट लीग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का यूथ विंग था। हम उसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में स्टडी सर्कल चलते थे, मैं स्टडी सर्कल चलाता था। सन 57 में मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनिट का प्रेसिडेंट हो गया। तो वहाँ सिल्वर जुबली हुई, तो मैंने तय किया कि मैं हर पार्टी के लीडर को बुलाऊंगा, टॉप लीडर को। कम्युनिस्ट पार्टी के AK गोपालन आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, डॉक्टर राधाकृष्णन आए, VK कृष्णा मेनन आए, अशोक मेहता आए, पृथ्वीराज कपूर आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, राज नारायण सिंह आए, डॉक्टर राममोहन लोहिया आए। तो डॉक्टर राममोहन लोहिया ने मुझसे कहा कि तुम इन पंगुओं के बीच में कहाँ पड़े हो। वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को पंगु पार्टी कहते थे, क्योंकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आंदोलन नहीं करती थी। तो उन्होंने मुझे बना लिया समाजवादी उसका का मेंबर। उनके नेतृत्व में मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। मैं 2 ही आदमी से प्रभावित हुआ राजनीति में, एक तो आचार्य नरेंद्र देव से और उसके बाद डॉक्टर राममोहन लोहिया से। उनके साथ मैंने आंदोलन किए। 8-10 बार जेल गया, कभी उसी दिन छोड़ दिया जाता था, कभी दूसरे दिन छूटता था। और इसी बीच में वहाँ पे डॉक्टर साहब की डेथ हो गई 1967 में। और एक वैक्यूम आ गया हमारी लाइफ में कि हम कहाँ जाएं। और हम वकीलों की राजनीति में पड़ गए। चुनाव लड़े बार काउंसिल का, जीत गए। और मैंने 5-5 साल के 7 चुनाव 35 साल तक लगातार जीते यूपी बार काउंसिल के। तो सारी मेरी राजनीतिक जीवन मेरी चेंज हो गई। मैं चलाया राजनीतिक जीवन में अगर रहता तो शायद मैं बहुत कुछ कर जाता। जो मेरी क्षमता थी और मेरे हौसले थे, शायद मैं टॉप पर नहीं, टॉप के कभी तो पहुँचता। लेकिन इंसान लाख चाहे तो क्या होता जो मंदिर खुदा होता। मुझे वकीलों की राजनीति करनी थी और वकीलों की राजनीति पे आ गया। जब वकीलों की राजनीति कर रहा था तब मैं केवल वकीलों की राजनीति करता था और वकीलों के सम्मान की लड़ाई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ता रहा सारे जीवन। आज भी लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अब न लड़ रहा हूँ। अब भी आवश्यकता पड़ती है तो मैं उसमें पढ़ता हूँ। तो मेरा जीवन, राजनीतिक जीवन एकदम चेंज हो गया। इसी में मुलायम सिंह यादव से मैं समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह से बड़ा नेता था। मुलायम सिंह के जो गुरु थे वो हमारे दोस्त थे, तो इनसे हमारे बड़े अच्छे था। इनके चाचा थे हुकुम सिंह, वो हमारे दोस्त थे। तो ये हमसे 10 साल छोटे हैं। ये हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, ये सम्मान देते थे। जब कभी मिलते थे तो ये बहुत सम्मान देते थे। कभी इनसे मिलने जाएं ये बुलाते थे तो जाता था। तो जाओ अखिलेश दरवाजे तक पेट का गेट तक जाओ, शिवपाल गेट तक पहुँचाएगा। जब कोई नहीं मिलता था तो नौकरों से नहीं पहुँचाते थे, खुद आते मुझे पहुँचाने। मेरी इज्जत बहुत करते थे। एक रात 2007 में करीब 11 बजे रात को मेरे पास फ़ोन आया। मैं सो रहा था कि मैंने कहा कौन बोल रहा है? बोले मैं नेताजी बोल रहा हूँ। मैं नहीं समझा मुलायम सिंह बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं कोई वकील नेता बोल रहा है। तो मैंने कहा अरे भाई यही समय था तुम बात करने, सुबह नहीं कर सकते? सुबह मैं जोर से बोला डांट के। तो अरे मैं मुलायम सिंह बोल रहा हूँ। तो मैंने उससे क्षमा मांगी। बोले कल यहाँ पे चुनाव की मीटिंग है इलाहाबाद में, यहाँ पे तमाम पुराने जो मुख्यमंत्री हैं वो अब नहीं रहे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वो आ रहे हैं सारे। हम चाहते हैं कि आप आएँ और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करें। विचारों से समाजवादी था ही। मैं हिंदूवादी समाजवादी रहा हमेशा, आज भी हूँ, हिंदूवादी समाजवादी हूँ। तो मैंने उनकी बात मानी। दूसरे दिन में गया तो उन्होंने मेरा हाथ उठा के कहा मैं आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील को, हिंदुस्तान के वकीलों के नेता को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराएगा। और उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई। तब से मैं समाजवादी पार्टी में था। मुलायम सिंह जी इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन में रिजल्ट आ रहा था। सर आपके एडिटर जनरल के बाद मेरे सामने समस्या आई कि मैंने महसूस किया कि समाजवादी पार्टी में कोई ईमानदार आदमी काम नहीं कर सकता है।
जैसे ही मैं एडवोकेट जनरल बना तो एक रिट हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि 22 लोग थे कर्मचारी, ये निकाल दिए गए थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए, हार गए, लेकिन इनने काम किया है। किसी ने 6 महीने, किसी ने 1 साल, किसी ने 1.5 साल। महाधिवक्ता से रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लें। मैंने पता चला कितनी पोस्ट खाली है हमारे यहाँ, तो मालूम हुआ कि 16 पोस्ट खाली हैं। मैंने 16 लोगों को अपॉइंटमेंट कर दिया एडहॉक अपॉइंटमेंट करने के लिए जो नियुक्ति अधिकारी होता है उसी को राइट होता करने का, कोई इसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं होता है। और ये तब किया जाता है जब कोई इमरजेंसी अराइज होती है। और हमारे एडवोकेट जनरल में आज तक जितने अपॉइंटमेंट हुए सब एडहॉक हुए, क्योंकि कल 16 जज बढ़ गए, अब हमें एकदम स्टाफ चाहिए। परसों 9 जज बढ़ गए, तो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तब लाएंगे, तब तक काम कैसे करेंगे। तो एडहॉक की अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ हुए, और एडहॉक की अपॉइंटमेंट आज तक कभी परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुए हमारे डिपार्टमेंट में। तो 16 अपॉइंटमेंट हुए। तो मेरे पास लॉ सेक्रेटरी SK पांडे, महाभ्रष्ट आदमी था, बहुत आदमी था, सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज था यूपी का, जज बनने में इसका टॉप पे नाम था। ये मेरे पास आया, इसने कहा कि आपने 16 आदमी को बना दिया है, इनसे कितना पैसा लिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम हमारे सबऑर्डिनेट हो और तुम्हारा इतना साहस, तुमसे पूछो कि कितना पैसा लिया है। तुम्हें नहीं मालूम हम कभी 5 पैसा नहीं लेते किसी से। बोले तो आपने गलत किया, हमारे यहाँ तो पैसा लिया जाता है सब काम में, और आप न ले तो हमें हद करिए, मैं ले लिया करूँ आपके नाम पे। मैंने उनसे कहा कि आज के बाद हमसे इस तरह की बदतमीजी की बात की तुमने, तो मैं तुम्हें हटवा दूंगा यहाँ से लॉ सेक्रेटरी से, या तो मैं हटूंगा या तुम्हें हटवा दूंगा। मैं रहूँगा नहीं इस तरह से काम करने से, हमसे इस तरह की बात मत करना। ख़त्म हो गई बात। अब एक लखनऊ में जस्टिस DP सिंह ने एक ऑर्डर किया कि हमारे यहाँ एडवोकेट जनरल ऑफिस से स्टाफ नहीं आता है और तमाम कोर्ट का वर्क सफ़र करता है। महाधिवक्ता से रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली अपॉइंटमेंट करे सफिशिएंट। इलेक्शन का पीरियड था, आचार संहिता लग गई थी। मैंने इलेक्शन कमिश्नर को लिखा, जजमेंट की कापी भेजी, उन्होंने मुझे परमिशन दी। मैंने 40 अपॉइंटमेंट कर दिए। और अब की से मैंने प्रिकॉशन ली कि मैंने खुद न करके, जो हमारे रूल्स थे उनके अंदर परमानेंट अपॉइंट कैसे होता है, 3 आदमी कमेटी बनती है, 3 एडवोकेट की, उसमें एक शेड्यूल कास्ट होता है। तो मैंने 3 एडिशनल एडवोकेट जनरल के अंडर में 3 कमेटियाँ बना दी। गवर्नमेंट एडवोकेट को तीनों का मेंबर बना दिया। गवर्नमेंट एडवोकेट नवीन सिंह का भाई था, और एक शेड्यूल कास्ट लड़की थी, उस नाम में याद नहीं, उसको मैंने उसका मेंबर बना दिया। तो जितने अपॉइंटमेंट हुए 40 अपॉइंटमेंट उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुए। मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया। जब मेरे पास आई रिपोर्ट तो मैंने उस पर ऑर्डर किया कि चुनाव समिति की संस्तुति के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाए। इसके ऊपर 40 लोगों का अपॉइंटमेंट तो हो गया, पे रोक दी उसने लॉ सेक्रेटरी ने, और उनका एक ओरल ऑर्डर से उनकी तनख्वाह रोक दी, और बेचारों को पैसा नहीं मिला। 4 साल तक पैसा नहीं मिला उन लोगों को। जब उन्होंने रिट किया तब उनको पैसा मिला। ये हमारे पास आए आपके शंभू सिंह, जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी थे, और लॉ सेक्रेटरी आए, बोले आपने अपॉइंटमेंट कर दिए, देखिए बड़ा गलत काम किया है। हमारे यहाँ हर काम में पैसा लिया जाता है, आधा पैसा पार्टी को दिया जाता है, आधा पैसा आप लोग बांट लें, और ये मुख्यमंत्री का आदेश है। हमने कहा मुख्यमंत्री का आदेश है, मुख्यमंत्री मुझसे कहेंगे तब मैं उनके जवाब दे दूँगा। आप उनसे कह दीजिएगा कि जो बात करना आप सीधी मुझसे किया करें, मुझसे इनडायरेक्ट बात न कराया करें। चूँकि मैं पैसा नहीं लेता था, इसलिए पार्टी को मुख्य कारण मुझे एडवोकेट जनरल से हटने का था, वो ये था कि आपके राम गोपाल हैं, उनका पूरा मुख्यमंत्री पे जोर था। ये बड़ा पद है, इसके ऊपर पैसा लिया जाता है। हमने न पैसा दिया बनने के लिए और न पैसा बनने के बाद पैसा कमाया। ये पैसा चाहते थे कि हम इनको पैसा दें। हमारे पास इनडायरेक्ट आया कि मुलायम सिंह के उनसे मिल लीजिए आप राम गोपाल से। मैंने कहा भाई मैं क्यों मिलूँ, उन्हें जरूरत तो मुझसे आगे मिल ले, वाई शुड आई गो टू हिम। लेकिन सारा ये था कि उनसे मिलिए और उनको पैसा दीजिए, पैसा कमाइए इलीगल, उनको पैसा इलीगल दीजिए। मैंने इस बात को माना नहीं, उनको कोई पैसा नहीं दिया।
अंत में उन्होंने मुझे हटवा दिया। हटवा के उनने 5 करोड़ रुपए में विजय बहादुर से डील किया। पहले 3 करोड़ दे दिया विजय बहादुर ने, जब नहीं दिया 6-7 महीने तक, तब उनको हटाने की बात होने लगी, तब उन्होंने फिर 1 करोड़ दिया। फिर 6-7 महीने बाद हटाने की बात होने, फिर 1 करोड़ दिया, 5 करोड़ रुपए दिया और कम से कम 100 करोड़ कमाया उन्होंने। सर ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव ने न्यायिक क्षेत्र में आपकी पहुंच, आपके संपर्क और आपकी दखल का काफी फायदा उठाया है, ऐसा है क्या? देखिए, मुझे उन्होंने बनाया तो मुझे कहना नहीं चाहिए। एक आपके विनोद द्विवेदी हैं, दुबे माफिया हैं बदायूं के। केंस नदी की जो बालू है, बांदा केंस नदी की बालू है, वो सबसे ज़्यादा कीमती बालू होती है, अच्छी बालू होती है। बहुत बड़ा माफिया है। इसलिए इसको सरकार ने, कलेक्टर ने मंजूर किया था कि 90 एकड़ का ठेका दिया जाए। 76 रेट हुए इलाहाबाद में, सब कनेक्ट कर दिए गए, उनका रेट भी कनेक्ट हो गया। उसमें ऑर्डर हुआ कि जितने पेंडिंग पट्टे हैं वो कैंसिल समझे जाए और जो हमने गाइडलाइन दी है इस पर पट्टे दिए जाए। उसमें उसका भी पट्टा था। जब मैं एडवोकेट जनरल बना तो मेरे सामने एक फाइल आई, उसने एक रेट लखनऊ में किया और ये बात छुपा ली कि वो यहाँ रेट में पार्टी था। और उसने प्रेयर की साहब हमें 90 एकड़ का कलेक्टर ने मंजूर किया, सरकार के पास पड़ा, सरकार को मैंडेट किया जाए कि हमें पट्टा दे दे। एडवोकेट जनरल गुप्ता जी ने उसमें बयान दिया कि साहब हाँ, इनका पट्टा पड़ा हुआ है, हम दे देंगे, आप अलाउ कर दें रेट। उनने अलाउ किया, लेकिन लिख दिया कि गुप्ता जी ने ऐसा बयान दिया। मैंने कहा जिसमें बेईमानी हुई है, 15-16 पेज का मैंने एक लिखी ओपिनियन और लॉ सेक्रेटरी को भेजी कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। एक माया है अरुण मिश्रा, जो गवर्नमेंट एडवोकेट रहे, एक दिन शाम को मेरे पास आए, उसको देखे विनोद दुबे को, और यहीं बैठे, इन्हीं कुर्सियों बैठे थे, एक पे बैठे थे, एक पे बैठे थे। हमसे बोले कि ऐसे ऐसे गुप्ता जी हैं, दुबे जी हैं, इनकी एक ओपिनियन है, वो आप वापस ले लीजिए। हमने कहा भाई ओपिनियन तुमने सही दी, वापस तो हम नहीं ले लेंगे ओपिनियन। तो बोले दुबे जी, बोले सर आप ब्राह्मण हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। 2 करोड़ रुपये हमने गुप्ता जी को दिए थे, उनने मुझे पट्टा दिला दिया था, 2 करोड़ आप ले लीजिए, ओपिनियन वापस ले लीजिए। तो मैंने कहा जानते हैं मिश्रा जी बैठे हैं, मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, तुम्हारे 2 करोड़ क्या 2 अरब भी हो, हमारी मिट्टी है, मैं 5 पैसे की बेईमानी करता हूँ, अपने जीवन में नहीं की है। मिश्रा जी ने बड़ा जोर दिया, हमने नहीं मानी। मैंने कहा इनको ले जाइए, आप हटाइए यहाँ से, ये काम मैं नहीं करता हूँ। वो चले गए। उसके बाद मिश्रा जी आए, मेरे ऊपर बहुत बिगड़े, किसने आपको एडवोकेट जनरल बनाया, क्यों आप एडवोकेट जनरल बने जब आपको पैसा नहीं कमाना था, वकालत में कमा रहे थे, इसमें क्या बनने की आपको ज़रूरत थी। मुझे 50 लाख देने कह रहा था, आपके साथ 2 करोड़ आपको दे रहा था, 50 लाख वो दे रहा था, आपने मेरा भी नुकसान कर दिया। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगा। उसके 5-6 दिन के बाद वो एक दिन सुबह आया मेरे पास, मैं दफ्तर बैठा हुआ था, आगे बैठ गया, एक नीला बैग लिया था, आगे बैठ गया, बैठ के आगे यहाँ पर बैठ के पैर मेरे दाबने लगा। मैंने कहा भाई क्या है, तुम क्या करिए, हमने मना तुमसे कर दिया, फिर तुम चले आए। बोले साहब, हमने कहा छत पे बैठ के बात करो, तब बात करो। बैठ के आया, बोले साहब मेरा 20 लाख रुपया पर डे का नुकसान है, 90 एकड़ के ठेका में बालू में मेरा 20 लाख रुपये पर डे की आमदनी है। हमें तो आप बर्बाद कर देंगे, आप जो कहिए आपको दे दो, आप ठेका मेरा वापस ले लीजिए ओपिनियन। हमने कहा ओपिनियन तो वापस नहीं होगी। बोला साहब इस बैग में 10 करोड़ रुपया है, आप गिन लीजिए और ले लीजिए। हम कहा 10 करोड़ क्या, तुम्हें 10 अरब हो। अभी मैं फ़ोन करता हूँ, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा मैं पुलिस को बताता हूँ, मैं तुम्हें बंद कराता हूँ, तुम हमें समझते क्या हो। जैसे ही मैं फ़ोन उठाया, पुलिस करने लगे, तैसे वो उठाएगा बैग चला गया। उसके 2-3 दिन के बाद, 3 दिन क्या 5-6 दिन हुए हो, 1 हफ्ता हुआ हो, मेरे पास फ़ोन आया कि मुलायम सिंह यादव ने आपको, आप पहले आदमी ईमानदार मिले और आप भी जाना चाहेंगे, साहब ऐसा न करिए, आप कहिए मैं आपके पैर पकड़ दूँ, वापस ले लूँ, क्योंकि इतनी बात कह रहा है, जाने जब उनका फाड़ दो। मैंने अपना इस्तीफा फटवा दिया, वो उसने दिया।
उसके 5-6 दिन के बाद वो मेरे पास आया, आपका दुबे लखनऊ में, और बोला कहिए पंडित जी, मैं तो ब्राह्मण सोच के आपका भला करना चाहते थे, आपको 10 करोड़ दे रहा था, आपने नहीं दिया, मैंने 5 करोड़ दिया प्रजापति को, गायत्री प्रजापति को, और देखिए वापस हो गया, आपने वापस ले और डांट भी खाए आप। हमने कहा मैं बहुत डांट खाया हूँ, आप जाए मेरे ऊपर पकड़िए, बैठ गया डायग्रो में, मैं अंदर चला गया। इस तरह से मेरे साथ काम हुआ। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं जानता हूँ, अगर मैं इनको डिस्कस करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इन लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, और इससे हमारे जो डिफरेंसेस हुए चीफ मिनिस्टर से, ये उल्लू का पट्टा है, इसको कोई तमीज़ नहीं है, कोई इसके पास बुद्धि नहीं है। किसके लिए कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव के लिए, और ये अखिलेश यादव केवल माउथ पीस है रामगोपाल यादव का। और जब मैं इसके पास कोई इश्यू लेके जाऊँ, कुछ समझते ही नहीं था, हाँ 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 हो जाएगा, फिर मैं जाऊँ हफ्ते भर बाद, भाई हुआ नहीं, बुलाओ शंभू सिंह, बुलाओ शंभू सिंह, क्यों नहीं हुआ मिश्रा जी का काम, मैंने तुमसे कहा था हो जाए, अब किस हो जाना चाहिए। फिर चले आए, फिर 3-4 दिन के बाद गया, नहीं हुआ शंभू सिंह, तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिश्रा जी काम होना चाहिए। अरे हमने कहा तो पागल आदमी है, इसको कुछ आता नहीं है, जानता नहीं, समझता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, और इसने कहा भी है, उनसे नहीं कहा ये भी मैं नहीं जानता हूँ। मैंने उसके बाद जाना बंद कर दिया। 2-3 महीने तो मैं गया हूँ, उसके बाद 2 महीने गया हूँ और 1.5 महीने गया हूँ। उसके बाद मुलायम सिंह के पास जाता था, सुनते थे मेरी बात, फ़ोन करते थे, तुरंत काम हो जाता था। हमें निकालने में बहाना लिया गया आजम खां का, करेंगे आप सवाल, इसलिए मैंने कहा पहले कह दूँ। आजम खां साहब के ने एक यूनिवर्सिटी बनाई यूपी में, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, उनके ज़माने में एक्ट बना। एक्ट में प्रावधान किया गया कि 2/3 मेजॉरिटी से, ये लाइफ चांसलर हैं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया कि इसमें 3/4 कर दी जाए, कि 3/4 मेजॉरिटी से बनाया जाए। मुलायम सिंह यादव की चीफ मिनिस्टर ये पास हो गया अमेंडमेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट में गया, उसमें भी पास हो गया। जब तक गवर्नर को भेजा गया तब तक इनकी गवर्नमेंट बदल गई, मायावती गवर्नमेंट आ गई। मायावती ने 5 साल उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। 5 साल के बाद सरकार में वो बने गवर्नर, आपके कुरैशी थे, कौन थे, कुरैशी थे शायद गवर्नर, कुरैशी गवर्नर बने। आजम खान ने उनसे कहा मेरा मामला पड़ा हुआ है, इसको आप मंजूर कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई इतने साल का है, मैं नहीं करूँगा, तुम एडवोकेट जनरल की राय ले लो, अगर वो राय दे दे तो हम कर देंगे। इन्होंने राय ली, हमसे नहीं ली, अपने वकीलों से ली, सबने साहब कुछ नहीं हो सकता इसमें। ये मेरे पास फ़ोन आया इनका कि मैं मिलने आना चाहता हूँ, रात में 10:30 बजे तक पहुँचूँगा। मैंने कहा आइए आप। 1:30 बजे पे ये आए, इनके साथ 60-70 लोग थे। हमारे तत्कालीन एडवोकेट जनरल थे, वो फॉर्मर एडवोकेट जनरल थे, मियाँ क्या नाम था, काजमी साहब, वो भी आए। अब इन्हें सारा मामला बताया कि ऐसे पास हो गया। तो मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या है, जब मुलायम सिंह यादव ने पास किया है अमेंडमेंट, इन्हीं की सरकार ने किया है, तो इसमें हमें ओपिनियन देने में क्या दिक्कत है, हम दे देंगे ओपिनियन। वो बड़े खुश हुए और उनने गवर्नर से लिखवाया हमारे पास कि इसे ओपिनियन देने को। मैंने उन्हें लिखा कि डिले की कोई बात नहीं, मामला पड़ा हुआ जिंदा है, कर सकते हैं आप। अब इसमें मैंने क्या किया, कौन सी बात कर दी। दूसरा एक और ओपिनियन आई उन्हीं की, एक वहाँ पे इंस्टीट्यूट था, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था, क्या था वो इंस्टीट्यूट की, ये डिक्लेयर कर आए आपके लॉ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कि हम इसको दे देंगे यूनिवर्सिटी को। अब वो ओपिनियन को मेरे पास भेजा गया। अब इनके चीफ सेक्रेटरी के, वो चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी बोले शंभू सिंह कि साहब उनकी इज्जत का सवाल है। हम कहा देखिए इज्जत का सवाल है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो लो करेगा वो हम करेंगे। वो जानते थे कि मैं अपने मन की करता हूँ, किसी सुनता नहीं हूँ। मैंने पढ़ा देखा, इंस्टीट्यूट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैंने इनकी इज्जत बचाने के लिए इनने कुछ बिल्डिंगें दे दी थी सोसाइटी को। वो सोसाइटी की यूनिवर्सिटी है,
तो हमने उसमें लिखा इंस्टीट्यूट तो नहीं दिया जा सकता है, अगर ये चाहे तो इंस्टीट्यूट खाली करके कहीं दूसरे कर दें, बिल्डिंग दे सकते हैं अगर चाहें, ये हमने ओपिनियन। क्या सर मुलायम सिंह यादव जी आजम खां की विश्वविद्यालय को अनुमति नहीं देना चाहते थे? ऐसी लोगों में चर्चा होती है कि आपकी किसी चूक की वजह से उनके संस्थान को मंजूरी मिल गई और इससे नहीं। भी आपके रिश्तों में कड़वाहट आई। नहीं, ऐसा नहीं था, वो नहीं देना चाहते हो ऐसा नहीं था, वो ये चाहते थे फंसे रहे, उनके कब्जे में रहे, उस इशू को काम कराने के लिए उनके कब्जे में रहे। देने की तो उनकी हालत है, 30 आदमियों के नाम भेजे, लिस्ट हमारे पास आजम खान ने, इनको स्टैंडिंग काउंसिल, इनको गवर्नमेंट एडवोकेट, इनको फलाना, इनको फलानी पोस्ट दे दीजिए। हमका एक आदमी 30 आदमी की रिकमेंडेशन कर रहा है। मैंने मुलायम सिंह के पास गया, मैं साहब उनकी रिकमेंडेशन आई, क्या करें? अरे जो लिखा उसी पोस्ट पे कर दो चुपचाप, उसके दखल मत देना उनके काम में, डू इट डू इट डू इट। हमने कर दिया 30 आदमी को, मेरा क्या जाता है? तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करना चाहते तो उन्हें क्यों पास किया था? 19 सरकार में पास हुआ था। कड़वाहट ने यह बहाना लिया गया हमें हटाने के लिए, वो उस राम गोपाल ने हमें हटाने के लिए एक बहाना बनाया और कहा साहब एडवोकेट जनरल ने चीफ मिनिस्टर से राय लेना चाहिए था ऐसे इशू पे। आजम खां का महत्वपूर्ण मामला था, उसे बहाना बनाया, ये देना चाहते इन्होंने दिया था, खुद दे चुके थे, मैंने थोड़ी इनको दिया, मैंने तो राय दी थी कि इनने जो किया वो सही किया है, ये कह देते इनने गलत किया है। अब बताइए, मैं अगर ये कह देता कि मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने पास किया अमेंडमेंट गलत किया है, क्या वो सही होता? मैंने उनकी बात को डिटो कर दिया, क्या बुरा किया था?